हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। ओके, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू फेज ऑफ आवर जर्नी इन क्लास नाइन्थ इन द सब्जेक्ट ऑफ फिजिक्स। हमने फिजिक्स काफ़ी जगह हमने देखी होती है, लेकिन हम उस नज़रिए से उसको नहीं देखते जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर स्टडी पर्पज़। तो नाइन्थ की जो फिजिक्स है काफ़ी ज़्यादा आसान है। बहुत सारी चीज़ें वही है जो हम डेली आसपास हमारे देखते हैं और हम चीज़ों को जो काम में लेते हैं उनसे जुड़ी हुई स्टडी ही हमने करनी है यहाँ पर। तो थोड़ा सा हम अपने नज़रिए को बदलेंगे अब यहाँ पर, रटने की बजाय कंसेप्चुअल जो हमारा पैटर्न है उसके ऊपर ज़्यादा हम यहाँ पर फोकस करेंगे। तो इसी कड़ी के अंदर हमारा सेकंड चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार टॉपिक है हमारा ये। तो देखते हैं किस प्रकार हम यहाँ पर आगे हमारा जो सिलेबस है वो कैरी करके लेके जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा सेकंड जो चैप्टर है क्लास नाइन्थ की फिजिक्स के अंदर वो है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फोर्स क्या चीज़ होती है, क्योंकि इसी के ऊपर हमारा पूरा जो चैप्टर है वो टिका हुआ है आगे। तो फोर्स जो वर्ड है आपने बहुत बार नाम सुना होगा। क्या चीज़ होती है फोर्स? अब कई जो बैक बेंचर्स होते हैं वो ये कह सकते हैं कि सर फोर्स जो थी वो मूवी थी जॉन अब्राहम की। तो हम मूवी की बात यहाँ पे नहीं कर रहे, हम फोर्स की बात यहाँ पे कर रहे हैं जो नॉर्मली हम बहुत बार यूज करते हैं दिन के अंदर। बोलने में भी ये वर्ड हम बहुत बार यूज करते हैं और अप्लाई भी हम फोर्स का करते हैं। तो अगर सिंपल शब्दों की अगर अपने बात करते हैं तो फोर्स एक ऐसी चीज़ होती है, ए फिजिकल क्वांटिटी विच कैन चेंज द स्टेट, पोजीशन, डायरेक्शन और शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी चीज़ की अगर हम पोजीशन चेंज करना चाहते हैं, मान लो एक ऑब्जेक्ट है हमारा यहाँ पे पड़ा हुआ है, हम उसको यहाँ से उठाकर यहाँ पर ले आते हैं, तो अब इसकी पोजीशन चेंज हो गई। पहले बॉक्स हमारा पॉइंट ए पे था, अब पॉइंट बी के ऊपर आ गया। तो अगर हम इस ऑब्जेक्ट को या इस बॉक्स को अगर हम यहाँ से लिफ्ट करना चाहते हैं, मूव करवाना चाहते हैं, तो हमें इसके ऊपर फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। फोर्स जब हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तभी हम इसको एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा सकते हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि पोजीशन चेंज करने के लिए फोर्स की ज़रूरत होती है। इसके अलावा स्टेट जो किसी ऑब्जेक्ट की है, जैसे मान लो कि एक बॉल है हमारे पास, अब ये बॉल है, अभी ये रेस्ट पोजीशन के अंदर है। अगर हम चाहते हैं कि इसको मूव करवाया जाए तो हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे। जैसे ही फोर्स अप्लाई करेंगे ये मोशन के अंदर आ जाती है। और अगर मान लो बॉल पहले से मोशन में थी, इसको अगर रोकना है तो हमें फोर्स लगाना पड़ता है। तो फोर्स लगाकर हम इसकी स्टेट चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा फोर्स लगाकर शेप भी चेंज की जा सकती है। जैसे ये एक हमारे पास बॉल है, अगर इसके ऊपर हम फोर्स लगाते हैं, फोर्स इसको अपने अप्लाई किया तो अब इसकी शेप अब चेंज हो गई। अगर फोर्स रिलीज कर देते हैं तो ये सर्कुलर शेप में, अगर फोर्स इसके ऊपर लगाकर रखेंगे तो इसकी शेप जो हम किसी भी प्रकार चेंज कर सकते हैं। तो ये जो कंसेप्ट होता है ये फोर्स का कंसेप्ट कहलाता है। जैसे अगर बॉल की बात करें, इसके ऊपर अगर हमने फोर्स लगाया तो ये इसकी शेप है वो काफ़ी हद तक देखो चेंज यहाँ पे हो रही है। तो फोर्स लगाकर हम बहुत सारी चीज़ें हैं वो चेंज कर सकते हैं। तो फोर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिनोमिना है हमारे लिए। बिना फोर्स के हमारा जो डेली का रूटीन है वो हम कह सकते हैं कि कंप्लीट नहीं हो सकता। सुबह बेड से उठने से लेकर शाम को बेड पर सोने तक हम दिन में बहुत बार फोर्स अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहला फोर्स तो जैसे ही हम सुबह उठते हैं बेड से, जैसे ही हम वहाँ से खड़े होकर इधर उधर जाते हैं तो हमें चलने के लिए फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। हम ग्राउंड के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, फिर वो हमें रिएक्शन का फोर्स देगा, तब हम चल सकते हैं। तो बिना फोर्स तो हमारा चलना भी मुश्किल है। तो इस प्रकार हम अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, हमने क्वेश्चन लिखना है कॉपी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज फोर्स, ये क्वेश्चन आ जाएगा। इसके साथ साथ राइट इट्स एसआई यूनिट्स, एसआई यूनिट भी हमने इसकी लिखनी है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज फोर्स, राइट इट्स एसआई यूनिट। डेफिनेशन में आपने क्या लिखना है? फोर्स इज ए पुश और पुल दैट कैन चेंज द स्टेट, कोमा पोजीशन, कोमा डायरेक्शन और शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो फोर्स जो है वो हम खींचकर किसी चीज़ को या धक्का देकर उसके ऊपर लगा सकते हैं। इसके अलावा फोर्स लगाने के मेथड बहुत सारे हैं। ट्विस्ट करके हम लगा सकते हैं, किसी चीज़ को मरोड़ के फोर्स लगाया जा सकता है। तो ये कंसेप्ट होता है फोर्स का। उसके बाद बात आती है इसकी एसआई यूनिट की। तो फोर्स की जो एसआई यूनिट होती है
उसको हम न्यूटन के अंदर यहाँ पर कंसीडर करते हैं। न्यूटन जो साइंटिस्ट थे, सर आइजक न्यूटन, उनके नाम पे रखी हुई है। तो ये जो न्यूटन यूनिट है ये ऐसा यूनिट है। इसके साथ साथ इसकी एक ऐसे यूनिट मैथमेटिकल फॉर्म में होती है जिसको हम किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये दोनों यूनिट आपने लिखनी है। ये यूनिट हमारे न्यूमेरिकल्स के अंदर आगे काम आएगी, और ये हमारे थ्योरेटिकल यूनिट है न्यूटन, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसकी ऐसे यूनिट है। फिर फोर्स जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर और स्केलर आपने स्टार्टिंग के अंदर पढ़ा होगा। वेक्टर कौन सी होती है? जिन क्वांटिटीज़ के अंदर डायरेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड। तो वो क्वांटिटीज़ जिनके अंदर दोनों चीज़ें हैं, डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड है, वो चीज़ वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। वेक्टर्स को क्यों बोलते हैं? अब जैसे देखो कि ये हमारी यहाँ पे बॉल रखी हुई है, अगर हम इसको मूव करवाना चाहते हैं इस तरफ, इस डायरेक्शन में बॉल को अगर लेके जाना चाहते हैं, तो हमें यहाँ से फोर्स लगाना पड़ेगा। यहाँ से फोर्स इसके ऊपर लगाएंगे तो ये अपने आप आगे की ओर जाएगी। तो यानी कि हम अगर ऊपर की ओर इसको मूव करवाना है तो इसको नीचे से फोर्स लगाना पड़ेगा, ऐसे ऊपर से नीचे लेके आना है तो ऐसे फोर्स लगाना पड़ेगा। तो हमारे पास एक फिक्स डायरेक्शन है हमारा फोर्स अप्लाई करने की, कि हम कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। तो जिन क्वांटिटीज़ के अंदर डायरेक्शन फिक्स होती है वो चीज़ वेक्टर क्वांटिटी के अंदर आ जाती है। तो इस प्रकार हमारी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो कंप्लीट हो गया। व्हाट इज फोर्स, राइट इट्स एसए यूनिट, वो हमने यहाँ पर लिख दी। उसके बाद जो फोर्स हमारा होता है उसको हम दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। जैसे फोर्स हमने पढ़ लिया कि एक ऐसी चीज़ होती है जिसकी वजह से हम किसी भी चीज़ की पोजीशन चेंज कर सकते हैं, उसकी शेप चेंज कर सकते हैं, उसकी स्टेट है वो चेंज कर सकते हैं। फोर्स बेसिकली दो कैटेगरीज के अंदर हम डिवाइड करते हैं इनके फंक्शन के ऊपर, जो काम हम करवाते हैं फोर्स से उसके हिसाब से। तो पहला होता है बैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड आ गया। दूसरा अनबैलेंस्ड फोर्स। तो बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या चीज़ होती है? तो देखो, फोर्स कभी भी किसी चीज़ के ऊपर लगाया जाता है तो वो पेयर्स के अंदर लगता है। पेयर मतलब कि जैसे ये एक हमारा कोई टेबल है, इसके ऊपर एक बॉक्स हमने रखा हुआ है, एक हैवी बॉक्स है। ये क्या है? अभी रेस्ट पोजीशन के अंदर है। रेस्ट का मतलब ये कहीं मूव नहीं कर रहा, ये टिका हुआ है एक जगह के ऊपर। तो इसका मतलब क्या होता है कि बॉक्स की तरह हम एक बुक ले सकते हैं कि ये मान लो एक बुक हमने यहाँ पे रखी हुई है। एक बार हमने इसको यहाँ पे ला के रख दी, अब ये मूव नहीं कर रही जब तक हम इसको उठाएंगे नहीं यहाँ से। तो बैलेंस्ड फोर्स लगने से कोई ऑब्जेक्ट जो होता है वो रेस्ट पोजीशन में रहता है। इसका कारण क्या है कि जैसे ये बॉक्स है, इसकी 4 साइड होगी, एक ये वाली, ये और ये। तो इसके ऊपर 4 तरह के फोर्स लगते हैं। एक इस साइड से लगेगा, एक यहाँ से लगेगा, एक इस तरफ और एक इस तरफ। 4 साइड्स हो गई। तो ये जो 4 फोर्सेस हैं टोटल, इसके ऊपर 4 टाइप्स ऑफ फोर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं। अब इसमें जब ये रेस्ट पोजीशन पे है तो इसमें देखो कि इस बॉक्स का हम देखते हैं कि 4 कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, ये हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है बॉक्स का, वो है इसका वेट, क्योंकि बॉक्स के अंदर जो वजन है उसके ऊपर ग्रेविटी अपना इफेक्ट डालती है। और जो वेट होता है किसी ऑब्जेक्ट का वो इस फॉर्मूले से निकलता है m/g। ये हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे इस चीज़ की। m इसका मास है, g यहाँ पर ग्रेविटी की वैल्यू, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है वो चीज़। तो इसका जो वेट है वो नीचे की ओर अपना फोर्स लगा रहा है, और हर फोर्स का मतलब एक रिएक्शन फोर्स अप्लाई होता है। ये भी हमारे इस चैप्टर का आगे पार्ट है, एक्शन और रिएक्शन का। लॉज ऑफ मोशन के अंदर हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो जैसे ये फोर्स ऊपर से नीचे की ओर लगेगा तो उसका रिएक्शन फोर्स नीचे से ऊपर की ओर। तो एक इन दोनों का पेयर बन गया। पेयर हमेशा आमने सामने वाले आपने बनाने हैं। इसका इसके साथ पेयर बनेगा, इसका इसके साथ बनेगा। इन दोनों का आपस में पेयर नहीं बना सकते हम, ठीक है। तो इसका बॉक्स का जो वेट है वो नीचे की ओर फोर्स लगा रहा है, इसका रिएक्शन फोर्स वो ऊपर की ओर लगेगा। और साइडों के अंदर फोर्स हम कह सकते हैं कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसके अंदर जो प्रेशर है, हमारे आसपास जो एयर का प्रेशर है, वो इसकी साइडों पे एक जैसा अप्लाई होगा। तो इस प्रकार अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे है तो उसके ऊपर बैलेंस्ड फोर्स काम करता है।
मैथमेटिकली इस चीज़ को हम एक्सप्लेन करते हैं, तो हम जैसे देखो कि ये जो फोर्सेज हैं, चार तरह के फोर्स हैं, तो हम इनको नंबर दे सकते हैं। इसको हमने F1 फोर्स दे दिया, ये F2 आ गया, इस साइड वाला फोर्स हमारा F3 रहेगा, और ये हमारा जो फोर्स है वो F4 आ जाएगा। पेयर किस किस के बनेंगे? F1 और F2 का पेयर बनेगा, F3 एंड F4 का एक पेयर बनेगा। तो अगर F1 और F2 ये एक दूसरे के इक्वल हैं और F3 और F4 एक दूसरे के अगर इक्वल हैं, तो ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पोजीशन पे रहेगा। इस कंडीशन को हम बोलते हैं रिजल्टेंट। यहाँ पे एक रिजल्टेंट निकाला जाता है। रिजल्टेंट, रिजल्ट से बना हुआ वर्ड है रिजल्टेंट। इसका मतलब, अब देखो कि हमने ऐसे यूनिट की बात करी कि फोर्स की ऐसे यूनिट न्यूटन होती है। जिस तरह से हम कोई चीज़ का वजन तोलते हैं कि मान लो हमने दुकान से 5 किलो आटा लेकर आना है, तो वहाँ पर किलोग्राम जो है वो उसकी यूनिट हो गई मास की, कितना हमें आटा चाहिए 5 kg। उसी प्रकार फोर्स का एक प्रॉपर हमारे पास यूनिट होती है न्यूटन, और इसकी मैग्नीट्यूड भी होता है। तो जैसे देखो कि अगर F1 फोर्स है, ये 4 न्यूटन का लग रहा है किसी चीज़ के ऊपर, ये हम आगे फाइंड आउट करना भी सीखेंगे कि कैसे फोर्स फाइंड आउट किया जाता है, 4 न्यूटन कैसे आता है। इसी प्रकार एक्शन और रिएक्शन इक्वल माने जाते हैं, तो 4 न्यूटन ऊपर से लग रहा है, 4 न्यूटन नीचे से लग रहा है, तो ये वैल्यू भी 4 है और ये भी 4 है। अब दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, एक नीचे की तरफ लग रहा है, एक ऊपर की तरफ लग रहा है। तो इस वजह से क्या होता है कि ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो टोटल फोर्स हो गया वो 0 बन गया। इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स है वो 0 बन रहा है। इसी प्रकार एक रूम के अंदर मान लो कि जो एयर प्रेजेंट है वो एक बॉक्स के ऊपर दोनों तरफ एक जैसा फोर्स लगा रही है। अब ये जरूरी नहीं है कि ये 4 न्यूटन है तो ये 4 न्यूटन हो गया, तो F3 और F4 भी 4 होने चाहिए, ये कंपल्सरी नहीं है। बैलेंस फोर्स तब माना जाता है जब पेयर का मतलब फोर्स है वो एक जैसा हो, यानी कि F1 और F2 का हमने एक पेयर बनाया था, क्योंकि ये आमने सामने लग रहे हैं, तो ये दोनों एक जैसे होने चाहिए और ये दोनों एक जैसे होंगे तब ये बैलेंस फोर्स की कंडीशन को फॉलो करेगा, या हम कह सकते हैं कि इसको कंडीशन को पूरी करेगा ये। अब मान लो कि F3 है वो 1 न्यूटन है और F4 भी एक रूम के अंदर अगर एयर प्रेशर एक जैसा तो वो 1 न्यूटन का होगा, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे क्योंकि दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। तो इस प्रकार नेट आ गया 0। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे टग ऑफ वार होता है, रस्साकसी का कंपटीशन होता है, वहाँ पर दोनों टीमें अगर एक जैसा फोर्स लगा रही है, आपने देखा होगा कि दोनों टीमें मान लो मजबूत है और एक जितना ही फोर्स एक दूसरे के ऊपर लगा रही है, तो कोई भी टीम नहीं जीतेगी, क्योंकि फर्स्ट टीम है जो सेकंड को खींचना चाहती है, सेकंड है वो फर्स्ट वाली को खींचना चाहती है, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग होगी। टग ऑफ वार के अंदर क्या होता है कि एक बड़ी सारी इस प्रकार एक रस्सी होती है, बीच में हम एक यहाँ पर लाइन लगा देते हैं, तो एक टीम जो है मान लो इधर टीम ए है, इधर टीम बी है, टीम ए इस तरफ खींच रही है इसको, टीम बी इस तरफ खींच रही है, तो यहाँ पर भी दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी एक दूसरे के। और अगर मान लो फोर्स एक जैसा है, ये 100 न्यूटन लग रहा है, ये 100 न्यूटन लग रहा है, तो कोई टीम नहीं जीतेगी, ये रस्सी मूव नहीं करेगी। अब सपोज करो कि मान लो टीम ए जो है उसने थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स लगाया 120 न्यूटन का, बी टीम ने 100 न्यूटन का लगाया, ए टीम ने 120 न्यूटन का लगाया। अब कौन सी टीम जीतेगी? ए टीम जीतेगी। क्यों? क्योंकि इसका जो फोर्स है बी से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है वो हम ऐसे निकाल सकते हैं, दोनों को माइनस करके हमारे पास आंसर आ गया 20 न्यूटन। टीम ए ने 20 न्यूटन फोर्स ज़्यादा लगाया टीम बी के कंपैरिजन में, इस वजह से टीम ए जो है वो हमारी जीत गई यहाँ पर। तो ये जो एग्जांपल है ये अनबैलेंस्ड फोर्स का एग्जांपल आ गया। अगर बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स के बीच का अगर हमने डिफरेंस देखना है तो सबसे मेन डिफरेंस यही होता है, बैलेंस्ड फोर्स किसी भी चीज़ को मूव नहीं करवाता, बैलेंस्ड फोर्स ऑब्जेक्ट को हमेशा रेस्ट पोजीशन में रखने के लिए काम करता है, जबकि अनबैलेंस्ड फोर्स जो होता है वो मोशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अनबैलेंस्ड फोर्स होगा उसकी वजह से ही ऑब्जेक्ट मूव करेगा। तो जैसे हमने ये बॉल का एग्जांपल लिया है, अब ये बॉल है, इसको अगर हम दोनों साइडों से एक जैसा फोर्स लगा के रखें इसके ऊपर, तो ये क्या है, मूव नहीं करेगी। हालांकि फोर्स दोनों साइड से अगर इसके ऊपर लग रहा है तो इसकी शेप जो है वो चेंज हो सकती है। जैसे देखो ये बॉल है हमारी, हम दोनों तरफ से इसके ऊपर एक जैसा फोर्स लगा रहे हैं अपने हाथों से यहाँ से, तो इसकी जो शेप है वो इस तरह से हो जाएगी। अब ये मूव हालांकि नहीं कर रही क्योंकि हमने इसको दोनों तरफ से फोर्स लगा रखा है आमने सामने से, तो ये मूव नहीं करेगी, लेकिन शेप इसकी यहाँ पर चेंज हो गई। तो ये एग्जांपल है बैलेंस्ड फोर्स का। लेकिन अगर इसी बॉल को हम इस एक तरफ से फोर्स लगाते हैं दूसरी तरफ से नहीं लगाते तो ये मूव करना स्टार्ट कर देगी। जब किसी चीज़ के ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स काम करता है
तो वो मूव करना शुरू कर देती है। और अगर बैलेंस्ड फोर्स काम करता है तो ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पोजीशन पे रहता है। ये कंसेप्ट होता है बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स का। तो इसके बाद हमने आगे क्वेश्चन लिखना है ये कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। इसके अंदर हमारा आंसर आ जाएगा कि बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। इसके अंदर हम ये लिखेंगे व्हेन द रिजल्टेंट ऑफ द बोथ पेयर्स, यानी कि एक ये वाला पेयर हो गया हमारा और एक ये वाला पेयर, व्हेन द रिजल्टेंट ऑफ बोथ द पेयर्स इज जीरो, यानी कि F1 का F2 के साथ जो पेयर बन रहा है वो भी जीरो होना चाहिए, F3 का F4 के साथ बन रहा है वो भी जीरो होना चाहिए। जीरो कब होगा? जब F3 और F4 की वैल्यू इक्वल है और F1 और F2 की वैल्यू इक्वल है। When the resultant of the both the pairs is zero, then object is called under balanced force। इसलिए ऑब्जेक्ट हमारा बैलेंस्ड फोर्स के अंडर में कहलाएगा। इसी प्रकार अगर अनबैलेंस्ड फोर्स की बात करें तो वहां पर यह आ जाएगा कि दोनों में से कोई भी एक पेयर जो है, वन ऑफ द पेयर इज नो, द रिजल्टेंट ऑफ द वन पेयर इज नॉट जीरो, देन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन अनबैलेंस्ड फोर्स या अंडर द इफेक्ट ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स हम इसको कह सकते हैं। जैसे हमने टग ऑफ वार वाला एग्जांपल लिया था, यहाँ पर भी टीम ए और टीम बी जो है इनका जो वजन था, जैसे मान लो टीम बी है, इसका वेट नीचे की ओर अपना फोर्स लगा रहा है, तो इसका हमारा जो, इसके बाद हम बात करते हैं कि फोर्स किस तरह के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं फोर्स। तो फोर्स जो है वो कई तरह के होते हैं। पहली कैटेगरी तो थी कि हमारा जो इफेक्ट था, फोर्स किस तरह का इफेक्ट शो करते हैं, मोशन का करते हैं या रेस्ट पोजीशन का करते हैं, उसके बेस पे हमने इसकी दो कैटेगरी बनाई थी, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड की। लेकिन अभी हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं वो ये होता है कि फोर्स कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ फोर्स। तो इसमें हम यहाँ पर भी हम दो कैटेगरी बनाएंगे। तो देखो दो तरह के फोर्स की कैटेगरी बनाई जा सकती है। पहला होता है कॉन्टैक्ट फोर्सेस और दूसरा नॉन कॉन्टैक्ट। अब जैसे कॉन्टैक्ट फोर्स की अपनी बात करते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर सबसे पहले आ गया मस्कुलर फोर्स, जो कि बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो हम सबसे ज़्यादा अप्लाई करते हैं। अब जैसे ये बॉल है हमारी यहाँ पर, इसको यहाँ से उठाना है, तो हमारी जो मसल्स हैं बॉडी की वो इसके ऊपर अपना मस्कुलर फोर्स लगा रही है, फिर हम उसको वहाँ से उठा सकते हैं। अदरवाइज हमसे ऑब्जेक्ट है वो कई बार बहुत ज़्यादा हैवी होता है, उसका जो मतलब वजन है, ये जिसको वेट होता है उसको भी हम न्यूटन के अंदर आगे कंसीडर करेंगे। किसी ऑब्जेक्ट का वेट न्यूटन के अंदर कंसीडर किया जाता है और वो भी एक तरह से एक फोर्स होता है। हमारी बॉडी का अप्लाइड फोर्स अगर किसी ऑब्जेक्ट के वजन से कम है तो हम उसको उठा नहीं सकते, क्योंकि हमारा जो मस्कुलर फोर्स होता है उसकी एक लिमिट है, वो उससे ज़्यादा अप्लाई हम नहीं कर सकते। सेकेंड, मैकेनिकल फोर्स। तो अब मैकेनिकल के अंदर जैसे कुएं से पानी हमने खींचना है, कुएं से पानी हम खींच रहे हैं, वहाँ पे मसल्स हमारी फोर्स लगा रही है, लेकिन ऑब्जेक्ट के ऊपर डायरेक्ट नहीं लगा रही। मस्कुलर और मैकेनिकल में ये डिफरेंस है। मस्कुलर फोर्स के अंदर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर डायरेक्ट फोर्स लगाया जाता है, मैकेनिकल के अंदर मस्कुलर फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू लगता है। जैसे हम कुएं से पानी खींचते हैं तो एक तो अगर सीधी हमने रस्सी से बाल्टी खींचनी है, वहाँ तो हमारा मस्कुलर फोर्स भी माना जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि एक पुली लगी होती है, जिस तरह से ये देखो कि एक पुली होती है, इसके साथ हमने ऐसे रस्सी बांधी होती है नीचे, इस तरह से रस्सी बंधी है नीचे। यहाँ पे हमारी हम कह सकते हैं कि जो बकेट है, तो वो जब पानी से भर के हम ऊपर की ओर खींचते हैं तो हम क्या करते हैं, ऊपर नहीं खींचते रस्सी को, हम नीचे की ओर पुश करेंगे इसको, तो अपने आप ये रस्सी बाल्टी हमारी ऊपर आना शुरू हो जाती है। तो ये मैकेनिकल फोर्स का एग्जाम्पल है। नंबर थर्ड, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन का जो फोर्स होता है ये भी कॉन्टैक्ट फोर्स माना जाता है, क्योंकि देखो जब हम चलते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट ग्राउंड के साथ होता है, और ग्राउंड हमारे ऊपर जब रिएक्शन का फोर्स लगाएगा तभी हम चल सकते हैं। अदरवाइज कई बार क्या होता है कि कोई सरफेस है, मान लो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, कोई मार्बल की सरफेस है, उसके ऊपर मार्बल का कहीं पे फर्श लगा हुआ है, टाइल्स का फर्श लगा हुआ है, उसके ऊपर अगर थोड़ा सा भी पानी अगर गिरा होता है तो वहाँ पर अगर हम चलते हैं तो हम फिसल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो सरफेस काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाती है,
तो हमें एक प्रॉपर फ्रिक्शन नहीं मिला चलने के लिए। तो चलने के लिए फ्रिक्शन का जो फोर्स होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि फ्रिक्शन का फोर्स जो है वो हम कह सकते हैं कि फ्रिक्शन इज़ नेसेसरी एविल, यानी कि एक ऐसी चीज़ है जो हमारे लिए नुकसानदायक भी है लेकिन ज़रूरी भी है। नुकसानदायक किस वजह से है कि अगर ग्राउंड का फ्रिक्शन ना हो तो हमारे जो जूते हैं वो काफ़ी लंबे टाइम तक मतलब कह सकते हैं कि चलेंगे, क्योंकि उनका जो सोल है वो घिसेगा नहीं। गाड़ियों के टायर्स हैं वो क्यों घिसते हैं? फ्रिक्शन की वजह से घिसते हैं। लेकिन अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो गाड़ी हमारी चलेगी नहीं, एक ही जगह पे वो टायर उसका स्लिप होता रहेगा। तो इस तरह से फ्रिक्शन जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन थोड़ा सा नुकसानदायक भी है। इसलिए इसको हम कॉन्टैक्ट के अंदर तो ये आएगा ही आएगा, क्योंकि डायरेक्ट ये कॉन्टैक्ट होता है ऑब्जेक्ट के साथ। अब बात करते हैं कुछ नॉन कॉन्टैक्ट की। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के अंदर नंबर 1 ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट है। क्यों? क्योंकि मान लो एक बॉल है, हमने ऊपर हवा के अंदर उछाल रखी है उसको। अब ग्रेविटेशनल जो फोर्स है उसका उस बॉल के साथ डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, लेकिन वो अर्थ की सरफेस के अंदर होकर भी ऊपर वाली चीज़ों को अपनी ओर खींच लेता है। तो ये चीज़ नॉन कॉन्टैक्ट के अंदर इसके अंदर आ जाएगी। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपने शायद पहली बार नाम सुना होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो लगता है, हमारे घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसकी वजह से हमारे जो फैन वगैरह चलते हैं। तो ये चीज़ें जिस अपने कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आ जाती है। नंबर 3 मैग्नेटिक। मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स तो आपको पता ही होगा, मैग्नेट की वजह से जो लगता है। हम एक मैग्नेट रख देते हैं, उससे थोड़ी दूरी पर अगर कोई भी एक आयरन का ऑब्जेक्ट रखेंगे तो मैग्नेट उसको अपनी ओर खींच लेगी। तो ये मैग्नेटिक फोर्स की वजह से होता है। तो इस चैप्टर के अंदर आज इतना ही हम करेंगे। 3 क्वेश्चन आपने लिखने हैं। पहला, व्हाट इज फोर्स, राइट इट्स एसआई यूनिट। इसमें आपने जो डेफिनेशन मैंने पहले बताई वो लिखनी है, इसकी यूनिट वगैरह के बारे में लिखना है, और ये भी बताना है कि जो फोर्स होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। उसके बाद व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स, वो भी आपने लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि गिव द नेम ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस। इसमें कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की आपने कैटेगरी बनाकर उसके अंदर इसकी एग्जांपल लिख कर लानी है। तो आई होप कि आज का हमारा जो लेक्चर है वो आपको बढ़िया लगा होगा। थोड़ा सा आप स्टडी के ऊपर फोकस रखिए। हम डेली धीरे धीरे अपना रूटीन है वो सही करेंगे जिससे हमारी स्टडी है वो पटरी पे आ सके। तब तक के लिए थैंक यू। हैव ए चेयरफुल डे।